बृहस्पति की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी धरती की जगह बृहस्पति ग्रह होता तो क्या होता? जाहिर है जीवन संभव ही नहीं होता। लेकिन बृहस्पति के चंद्रमा, यह एक अलग कहानी है। आज हम बृहस्पति के चंद्रमाओं की एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे। सोचो, तुम किसी चंद्रमा की सतह पर खड़े हो और आसमान में बृहस्पति का विशालकाय रूप फैला हुआ है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान, तुम्हारे सामने घूम रहा है। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? लेकिन क्या यह खूबसूरती खतरों से भरी है? आइए पता लगाते हैं। हम बृहस्पति के सबसे दिलचस्प चंद्रमाओं की खोज करेंगे और जानेंगे कि क्या इनमें से कोई भी चंद्रमा भविष्य में मनुष्यों के लिए दूसरा घर बन सकता है। तो आइए इस अविस्मरणीय अंतरिक्ष यात्रा पर मेरे साथ चलें। दोस्तों, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का एक विशालकाय ग्रह है और यह अपने साथ एक विशाल परिवार भी लाता है। अब तक वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के 95 चंद्रमाओं की खोज की है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि नई तकनीकों के साथ हमें और भी छोटे चंद्रमा मिल रहे हैं। लेकिन इन 95 चंद्रमाओं में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जहां इंसान के सरवाइव करने की थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है। इन चंद्रमाओं में शामिल हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये चारों चंद्रमा, जिन्हें गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है, 17वीं सदी में गैलीलियो गैलीली ने खोजे थे। इनमें से हर एक चंद्रमा अपने आप में एक अनोखी दुनिया है और इनकी विशेषताओं का अध्ययन करके हम अपने सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए इन अद्भुत दुनियाओं की यात्रा शुरू करें और देखें कि क्या ये चंद्रमा वाकई में जीवन के लिए एक नया घर प्रदान कर सकते हैं। हमारी पहली मंजिल है आयो, जो बृहस्पति का सबसे अंदरूनी गैलीलियन चंद्रमा है। आयो आकार में हमारे चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन यहां समानताएं यहीं समाप्त होती हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर समय सैकड़ों ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, लावा की नदियां बहती हैं और हवा सल्फर डाइऑक्साइड से भरी है। जी हां दोस्तों, आयो हमारे सौर मंडल का सबसे ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है। इसकी सतह पर 400 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो लगातार लावा, राख और गैसों का उद्गार करते रहते हैं। यह सब बृहस्पति और उसके अन्य बड़े चंद्रमाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण होता है, जो आयो के आंतरिक भाग को लगातार खींचते और मसलते रहते हैं, जिससे यह अंदर से गर्म रहता है। तो दोस्तों, हमें स्वीकार करना होगा कि आयो अपनी भयंकर सुंदरता के बावजूद इंसानों के लिए रहने लायक जगह नहीं है। लेकिन यह चंद्रमा हमें ज्वालामुखी गतिविधि और ग्रहों के निर्माण के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। अब हम आयो की प्रचंड गर्मी को पीछे छोड़कर यूरोपा की यात्रा करते हैं, जो बृहस्पति का दूसरा गैलीलियन चंद्रमा है। यूरोपा आकार में हमारे चंद्रमा से थोड़ा ही छोटा है और यह पहली नजर में एक शांत और शांत जगह लगती है। इसकी सतह पूरी तरह बर्फ से ढकी है, जो इसे एक विशाल चमकदार गेंद जैसा बनाती है। लेकिन इस बर्फीली सतह के नीचे एक राज छुपा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फ की परत के नीचे एक विशाल खारे पानी का महासागर छिपा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस महासागर में जीवन हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को दशकों से हैरान कर रहा है। नासा और ESA जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां यूरोपा के रहस्यों को उजागर करने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन की योजना बना रही हैं। गैनीमेड, एक विशालकाय चुंबकीय ढाल। हमारी अगली मंजिल है गैनीमेड, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है और साथ ही हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। यह इतना बड़ा है कि यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। गैनीमेड की एक और खासियत है, यह एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके पास अपनी खुद की चुंबकीय क्षेत्र है। गैनीमेड पर जीवन की संभावना यूरोपा जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन यह फिर भी एक दिलचस्प दुनिया है। इसकी विशालता, चुंबकीय क्षेत्र और संभावित उपसतह महासागर इसे भविष्य में मानव अन्वेषण के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाते हैं। कैलिस्टो, एक शांत और शांत दुनिया। अंत में हम कैलिस्टो पर आते हैं, जो बृहस्पति का सबसे बाहरी गैलीलियन चंद्रमा है। कैलिस्टो आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर है और यह सौर मंडल के सबसे पुराने और सबसे अधिक क्रेटर वाले पिंडों में से एक है। कैलिस्टो की सबसे बड़ी खासियत इसकी शांति है। यह बृहस्पति के अन्य गैलीलियन चंद्रमाओं की तरह ज्वालामुखी रूप से सक्रिय या भूगर्भीय रूप से सक्रिय नहीं है।
यह इसे भविष्य में मानव अन्वेषण के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाता है, क्योंकि यह बृहस्पति के शक्तिशाली विकिरण बेल्ट से अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी पर स्थित है। बृहस्पति का विकिरण, एक अदृश्य खतरा। दोस्तों, हमने बृहस्पति के चंद्रमाओं की सुंदरता और रहस्यों के बारे में जाना, लेकिन इन आकाशीय पिंडों पर एक अदृश्य खतरा मंडराता रहता है। बृहस्पति का विकिरण? जी हां, बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है और यह लगातार प्रचंड विकिरण उत्सर्जित करता रहता है। बृहस्पति के चंद्रमा, जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस विकिरण के प्रकोप से नहीं बच पाते। यूरोपा और गैनीमेड जैसे चंद्रमा तो बृहस्पति के विकिरण बेल्ट के भीतर ही स्थित हैं। यह इन चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना को कम कर देता है और यह भी एक बड़ी चुनौती पेश करता है भविष्य के मानव मिशन के लिए। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि बृहस्पति का विकिरण ही एकमात्र चुनौती है, तो आप गलत हैं। इन चंद्रमाओं पर कम गुरुत्वाकर्षण भी एक बड़ी समस्या है। पृथ्वी की तुलना में बृहस्पति के चंद्रमाओं पर गुरुत्वाकर्षण काफी कम है। इसका मतलब है कि वहां चलना, दौड़ना और यहां तक कि खड़े होना भी अजीब लगेगा। शुरुआत में यह मजेदार लग सकता है। कल्पना कीजिए, आप चांद पर एस्ट्रोनॉट की तरह उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक कम गुरुत्वाकर्षण में रहना हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर जितना काम नहीं करना पड़ता। अंतरिक्ष यात्री जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महीनों बिताते हैं, वे इस समस्या का सामना करते हैं। उन्हें हर दिन कई घंटे व्यायाम करना पड़ता है ताकि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहे। बृहस्पति के चंद्रमाओं पर रहने के लिए हमें भी ऐसे ही उपाय करने होंगे, नहीं तो हम धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बृहस्पति के चंद्रमाओं पर रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक और बड़ी चुनौती है जिसका हमें सामना करना होगा: खाना और पानी। बृहस्पति के चंद्रमाओं पर कोई खेती नहीं हो सकती, क्योंकि वहां मिट्टी, हवा और सूरज की रोशनी की कमी है। हमें अपने साथ पर्याप्त भोजन ले जाना होगा या फिर वहां उगाने के नए तरीके ईजाद करने होंगे। पानी की समस्या और भी गंभीर है। हालांकि यूरोपा और गैनीमेड जैसे चंद्रमाओं पर बर्फ के नीचे महासागर हैं, लेकिन इस पानी तक पहुंचना आसान नहीं होगा। हमें बर्फ की मोटी परत को तोड़ना होगा, जो कई किलोमीटर मोटी हो सकती है, और फिर इस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इसे शुद्ध करना होगा। एक विकल्प यह है कि हम अपने साथ पानी ले जाएं, लेकिन यह बहुत ही महंगा और अव्यावहारिक होगा। हमें ऐसी प्रणालियां विकसित करनी होंगी जो बृहस्पति के चंद्रमाओं पर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके हमें खाना और पानी प्रदान कर सकें। दोस्तों, बृहस्पति के चंद्रमाओं पर मौसम का मिजाज भी बेहद खराब है। चूंकि ये चंद्रमा बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इन पर दिन और रात का चक्र पृथ्वी से काफी अलग होता है। कुछ चंद्रमाओं पर तो एक दिन पृथ्वी के कई दिनों के बराबर होता है। इसके अलावा बृहस्पति का प्रभाव इन चंद्रमाओं के मौसम पर भी पड़ता है। बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन चंद्रमाओं पर ज्वारीय बल लगाती है, जिससे इनके आंतरिक भाग गर्म रहते हैं और ज्वालामुखी गतिविधि होती है। यह ज्वालामुखी गतिविधि वातावरण में विषैली गैसें और राख फैला सकती है, जो इंसानों के लिए घातक हो सकती हैं। कुल मिलाकर बृहस्पति के चंद्रमाओं पर मौसम का मिजाज बेहद खराब और अनुमान लगाना मुश्किल है। हमें ऐसे आवास बनाने होंगे जो हमें इन चरम परिस्थितियों से बचा सकें। दोस्तों, क्या हम कभी बृहस्पति के चंद्रमाओं पर रह पाएंगे? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये चंद्रमा हमें अपनी सुंदरता और रहस्यों से लुभाते हैं। यूरोपा के बर्फ के नीचे महासागर जीवन की उम्मीद देता है। गैनीमेड अपनी चुंबकीय ढाल के साथ संभावित आश्रय है। कैलिस्टो अपनी शांति और स्थिरता के साथ अच्छा विकल्प है। लेकिन इन चंद्रमाओं पर रहना आसान नहीं होगा। हमें चरम तापमान, विकिरण और कम गुरुत्वाकर्षण जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा। फिर भी मानव जाति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमने अपनी लगन और मेहनत से कई चमत्कार किए हैं। अगर हम ठान लें तो बृहस्पति के चंद्रमाओं को अपना नया घर बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमने बृहस्पति के चांद की सैर की, उनकी अद्भुत दुनिया देखी और समझा कि वहां जीवन कितना कठिन हो सकता है।
लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अंतरिक्ष में अनगिनत रहस्य छिपे हैं और हमारी प्यास उन्हें उजागर करने की हमेशा रहेगी। अगर मौका मिले तो क्या तुम बृहस्पति के किसी चंद्रमा पर जाना चाहोगे या फिर हमारी प्यारी धरती ही बेस्ट है? कमेंट में बताओ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अंतरिक्ष यात्रा पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंतरिक्ष अभियान पर। तब तक के लिए नमस्ते।